इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। क्या अब साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में और वो क्या रोल प्ले करता है। द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वाज मेड क्लियर बाय द एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रॉग एम्ब्रियो। ये जो कॉन्सेप्ट था इसको क्लियर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर परफॉर्म किया गया, फ्रॉग के एम्ब्रियो के ऊपर परफॉर्म किया। Now, the unfertilized ovum of a frog has an upper pigmented cytoplasmic half and a lower yolky half. देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो व्हाइट कलर की सबसे पहली डायग्राम है, दिस इज द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ फ्रॉग। ठीक है, ओवम है, ये ओवम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि ऊपर का जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं पिगमेंटेड हाफ। ठीक है, ये पिगमेंटेड होता है, इसे हम कहते हैं पिगमेंटेड हाफ। और नीचे का जो है वो योकी हाफ होता है, मतलब योग जो है वो नीचे के पोर्शन में होता है और ऊपर वाला पिगमेंटेड होता है। दो हाफ में इसका जो है ओवम जो है वो डिवाइड हुआ हुआ होता है। After fertilization, just opposite to the point of entrance of sperm nucleus in the ovum, some of the pigment of cytoplasm shift upward, leaving behind a gray area in the form of crescent called gray crescent. देखिए अब क्या होता है कि जब स्पर्म आता है, ठीक है, ये अनफर्टिलाइज्ड ओवम है ना, इसमें जब स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, विच इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो स्पर्म जिस साइड से एंटर हुआ था उसी साइड के ऊपर क्या होगा कि थोड़ा सा जो पिगमेंटेड एरिया है वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे स्पर्म एंटर हुआ था उसके अपोजिट साइड पे जो पिगमेंटेड एरिया है, जो ऊपर वाला पिगमेंटेड है, वो थोड़ा सा समझे दूसरी साइड पे खिसक जाएगा या ऊपर की तरफ थोड़ा हो जाएगा। तो उस जब वो ऊपर शिफ्ट होगा ना तो उस एरिया में एक ग्रे कलर का जो ना क्रीसेंट फॉर्म हो जाएगा, मतलब एक ग्रे ग्रे एरिया नजर आने लगेगा। पहले तो समझे वो योकी हाफ, पहले समझे आप पिगमेंटेड हाफ से वो कवर था, लेकिन स्पर्म की एंट्री के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, पिगमेंटेड एरिया थोड़ा मूव करा, थोड़ा ऊपर को हुआ, तो क्या हुआ कि वहां पे एक ग्रे कलर का क्रीसेंट चांद की तरह की शक्ल का जो ना एक एरिया नजर आया जिसे हम कहते हैं ग्रे क्रीसेंट। ठीक है, ऐसा ये फर्टिलाइजेशन से पहले नजर नहीं आता, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब पिगमेंटेड एरिया मूव करता है ऊपर की तरफ, उसके बाद ये ग्रे क्रेसेंट एरिया क्या होता है, विजिबल होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्लीवेज द जाइगोट डिवाइड इनटू टू स्मॉल डॉटर सेल्स टू द सेंटर ऑफ ग्रे क्रीसेंट, thus each daughter cell receives a half of the crescent। इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद का स्टेप आपको पता है क्लीवेज होता है। जब क्लीवेज होगा तो पहला क्लीवेज इस तरह से होगा कि ये जो क्रीसेंट वाला एरिया है कि ये जो ना सेंटर से क्लीवेज होगा या इस तरह से क्लीवेज होगा कि क्रीसेंट, ग्रे क्रीसेंट का एरिया ना दोनों डॉटर सेल के पास आएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा कि एक के पास आए एक के पास ना आए, इस तरह से डिवाइड होगा कि पहले डॉटर सेल के पास भी क्रीसेंट आएगा, दूसरे डॉटर के सेल के पास भी क्या आएगा, क्रिसेंट्रिक एरिया आएगा। देखिए पहली जो डायग्राम है आप उसमें देख सकते हैं कि जो डिवीजन हुई है, जो क्लीवेज हुआ हुआ है, तो जो की हाफ है ऊपर व्हाइट पिगमेंटेड एरिया, इसके बीच में जो ना ग्रे कलर का क्रीसेंट शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है। Now, sorry, as a result of first cleavage ये हमने पढ़ लिया था, thus each daughter cell receive half of the crescent, दोनों daughter cell ने half of the crescent receive किया। If two daughter cell are carefully separated from each other, so each of them develop into a normal tadpole larva। अगर हम इन दोनों जाइगोट को या इन दोनों crescent सेल को अलग कर दें और इनको ग्रो करने के लिए छोड़ दें, तो दोनों इस काबिल होंगी कि पूरा पूरा दो टैडपोल लार्वा जो है ये, दो फ्रॉग जो है ये फॉर्म कर दें। ठीक है, दोनों के पास कैपेबिलिटी है कि दोनों जो है अलग अलग ग्रोथ कर दें। सही है। नाउ इफ in an experiment, hence experiment misguided the normal plane of the two daughter cell received the entire crescent while the other non-crescent। अब ये तो नॉर्मल ही था, ये जो मैंने अभी तक जितना आपको पढ़ाया ना कि ऐसा फर्टिलाइजेशन हुई और इस तरह से वो अपवर्ड मूव कर गया और फिर जो है क्या कहते हैं क्रीसेंट फॉर्म हो गया और फिर जब उसने क्लीवेज हुआ तो दोनों को क्रीसेंट मिल गया, उसके बाद दोनों जो है वो टैडपोल लार्वा बन गए। ठीक है, तो ये नॉर्मल ही है। लेकिन हेंस स्पेमन ने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि जो अनफर्टिलाइज ओवम था, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई तो वही क्रीसेंट फॉर्म हुआ तो इन्होंने क्या करा, क्लीवेज का प्लेन चेंज कर दिया। सही है, इन्होंने खुद से जो है क्लीवेज का प्लेन चेंज किया और इस तरह से क्लीवेज कराया कि एक सेल के पास पूरा क्रीसेंट एक ही के हिस्से में आ गया और दूसरे के पास कुछ भी नहीं आया, क्रीसेंट वाला हिस्सा आया ही नहीं। देखिए आप दूसरे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक के पास पूरा ग्रे क्रीसेंट एरिया है, दूसरे के पास प्लेन है, कोई क्रीसेंट एरिया नहीं है।
तो उससे हुआ क्या, जब इसने फिर इसके साथ भी वही किया कि दोनों सेल को अलग अलग किया, अब दोनों को ग्रो करने के लिए छोड़ा, तो जो ग्रे क्रीसेंट वाला एरिया था, जिसके पास ग्रे क्रीसेंट आया था, वो पूरा टैडपोल उसने बना दिया, वाइल वो सेल जिसके पास क्रीसेंट्रिक एरिया नहीं आया, वो क्या हो गया, फेल टू ग्रो हो गया, वो सेल डाई हो गया, वो ग्रो नहीं हो सका। देखें तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं। बोथ ऑफ द डॉटर सेल वर सेपरेटेड एंड अलाउड टू डेवलप, दोनों को सेपरेट किया और उनको डेवलप करने के लिए अलाउ किया। द सेल विद द ग्रे क्रेसेंट डेवलप इनटू अ टैडपोल व्हाइल द अदर टर्न इनटू अ मास ऑफ सेल्स एंड डाइड। ठीक है, एक तो टैडपोल में डेवलप हुआ और फॉर्म हो गया, दूसरा जो है वो उसने बहुत सारे सेल्स बनाए, लेकिन फिर वो आफ्टरवर्ड डाइड ही हो गया, मर गया। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, ऑल्दो बोथ डॉटर सेल वर हैविंग आइडेंटिकल जीन, द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ वाज डिफरेंट. It support the idea that cytoplasm containing grey crescent is required for the normal development of frog. Thus, it proves that the cytoplasm too has some regulatory effect on the expression of gene. देखिए इससे क्या जाहिर हुआ, इससे ये जाहिर हुआ कि साइटोप्लाज्म भी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जिसके पास ग्रे क्रीसेंट वाला साइटोप्लाज्म गया वो ग्रो कर गया, जिस टैडपोल के पास ग्रे क्रीसेंट वाला साइटोप्लाज्म नहीं गया वो फेल हो गया। इसका मतलब कि साइटोप्लाज्म का भी कुछ अमल दखल होता है ग्रोथ में, उसके पास भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, कुछ रेगुलेटरी जीन फैक्टर्स होते हैं जो कि जीन को रेगुलेट करते हैं और जो ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है सिर्फ न्यूक्लियस की ज़रूरत है या फिर सिर्फ साइटोप्लाज्म की ज़रूरत है। डेवलपमेंट के लिए साइटोप्लाज्म की भी ज़रूरत होती है और न्यूक्लियस की भी ज़रूरत होती है। पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में हमने न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस को बताया था, यहाँ पे हमने साइटोप्लाज्म का रोल बताया कि साइटोप्लाज्म किस तरह से रिक्वायर होता है फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है एजिंग। What is aging? It is a matter of fact that the body of multicellular animals undergo the process of progressive deterioration called aging. Aging क्या होती है कि जो इसको ऐसे समझें कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस और ब्रिलियंस सेल होते हैं। ठीक है, तो ये सेल्स जो हैं कुछ टाइम के बाद इनका फंक्शन जो है वो डिटोरिएट हो जाता है, ये अपनी कैपेबिलिटी क्या होती है लूज कर देते हैं। ठीक है, ये जो प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन हो जाती है इसको हम कहते हैं एजिंग। जो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि आराम आराम से ना, सडन चेंज मतलब होता है कि फौरन से चेंज हो गया। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि एक टाइम पे आके, मतलब आहिस्ता 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 ये प्रोसेस चल रहा था, फिर एक टाइम पे आके क्या होता है कि वो बिल्कुल ही डिटोरिएट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही अपने फंक्शन करने के काबिल नहीं रहते, इसे हम कहते हैं एजिंग। The science of aging known as gerontology has gained a lot of interest these days. Aging की स्टडी को हम क्या कहते हैं, gerontology कहते हैं। In the process of aging, the cell start to break down structurally and functionally, which leads to the structural changes and ultimately loss of different functions of the body. ठीक है, ये बात हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि एजिंग में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है सेल्स जो होते हैं वो टूटना फूटना स्टार्ट हो जाते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है और उनका फंक्शन भी ख़राब हो जाता है। कहते हैं ना बुढ़ापा आ गया तो अब ये काम नहीं कर पा रहे, इनकी जो है कि कहते हैं एबिलिटी कम हो गई है। तो ये बेसिकली यही चीज़ हो रही होती है इंटरनली। अगर हम सेल के हवाले से बात करें तो जब एज बढ़ती जाती है या टाइमली, ठीक है, एज की बात करें या टाइमली, जब टाइम पीरियड बढ़ता जाता है तो ये सेल्स जो हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी ये ख़राब होने लग जाते हैं और उसके बाद ये अपना फंक्शन क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, वो अपना फंक्शन करने के काबिल नहीं रहते। इसी को हम क्या कहते हैं, एजिंग। In human, people usually determine each other ages by identifying signs of aging such as loss of hair pigmentation, skin wrinkles particularly on face, general weakness, increase in fat deposition, poor vision, increased susceptibility to disease etc. इन्होंने कहा ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे उनके साइंस होते हैं बाकायदा जिनको देख के हम कह सकते हैं कि वाकई इनके अंदर एजिंग का प्रोसेस हो रहा है। जैसे कि हेयर्स जो है वाइट होने लग जाते हैं, पिगमेंट जो ब्लैक पिगमेंट है वो ख़त्म होने लग जाता है, स्किन उनकी लटक जाती है, स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसे हम झुर्रियाँ कहते हैं। ठीक है, झाइयाँ आ जाती हैं स्किन के ऊपर। इसके अलावा वीक हो जाते हैं, वो हद से ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि उनसे कोई काम वाम नहीं हो रहा होता, उनकी स्किन लूज हो जाती है। अब अभी अब यंगस्टर्स की स्किन देखें तो
इनकी स्किन टाइट होती है, ठीक है, टाइमली इनकी स्किन क्या हो जाती है, फैट डिपोजिशन इनकी इंक्रीज हो जाती है, जिसका से इनकी स्किन भी लूज हो जाती है, इनकी विजन खराब हो जाती है, ठीक है, और डिजीज से ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। जो डिजीजेस हमें इतना अफेक्ट नहीं करेंगी वो डिजीज क्या करेंगी, इनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। छोटे से इन्फेक्शन भी इनके लिए जो है वो फेटल साबित हो सकते हैं, जबकि हमारे लिए नहीं हो सकते। अभी कोविड की एग्जांपल ले लें तो वो यंगस्टर्स के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था, इतना ट्रबल नहीं था, लेकिन अगर जो एजिंग पीपल हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए क्या था, ज़्यादा मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी का स्टैमिना और बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो कम हो जाती है। Despite a lot of advancement in biology, exact cause is unknown, but following fact must be known. ठीक है, इन्होंने कहा कि इतनी एडवांसमेंट के बाद भी जो है ना एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है हमें कि एजिंग की होता है क्या, ठीक है, एग्जैक्ट कॉज इसकी अननोन है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो इस बात को, जो एजिंग के मॉडल को या एजिंग के फिनोमेना को सपोर्ट करती है। तो उसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं, एक आती है जेनेटिक ऑरिजिन, दूसरी आती है जीन म्यूटेशन, ठीक है। ये दो थ्योरी है। जेनेटिक म्यूटेशन में क्या होता है, experiments conducted by Leonard Hayfeld and Paul Moorhead indicates that we are genetically programmed to age. They cultured normal embryonic human cell. It was found that all the cell line proceed to divide 50 times and stopped, and the entire population died off. It implies that normal cell have a limited potential of division. देखिए जेनेटिक ऑरिजिन से क्या मुराद है, जेनेटिक ऑरिजिन से इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा जो ह्यूमन के जो सेल होते हैं ना वो प्रोग्राम्ड होते हैं। लाइक प्रोग्राम टू एज से क्या मुराद है कि हमारे सेल्स की जो जेनेटिक मेकअप है या जो पूरी उसकी फॉर्मेशन है उसके अंदर ऐसा है कि जब भी आपको पता है कि जैसे अगर मेरी स्किन खराब हो गई या स्किन कट गई तो उसके अंदर दोबारा से सेल रीजनरेट हो जाएंगे, सेल दोबारा से अपने आप को रिफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। तो इन्होंने कहा कि जो जितनी भी सेल है उसमें जो माइटोसिस मियोसिस का जो अमल होता है, जो सेल डिवीजन का अमल होता है वो 50 टाइम्स होता है, ठीक है, मतलब जितनी भी सेल लाइंस हैं, ट्रिलियन सेल्स हैं, तो जितने भी सेल्स हैं वो 50, उनके अंदर सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 50 मरतबा ही डिवाइड हो सकते हैं, सही है। अगर कोई भी सेल डिस्ट्रॉय होता है या कोई स्किन लॉस होती है, कोई फंक्शन खराब हो जाता है तो सेल क्या होगा, फौरन से डिवाइड होगा, नया सेल बना लेगा, फिर डिवाइड होगा, फिर नया सेल बना लेगा। तो जो ये डिवीजन वाला अमल है इसके अंदर पूरी, आप जब से पैदा होते हैं तब से लेकर बड़े होने तक इसके अंदर सिर्फ इतनी ही कैपेबिलिटी होती है कि ये 50 मरतबा डिवाइड करें। 50 के बाद इसकी जो डिवाइड होने की जो कुव्वत है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी बिना पर अब जो सेल डिस्ट्रॉय हुए हुए हैं या जो ख़राब हैं, जो टेढ़े हैं, जो मेढ़े, वो वैसे ही रहेंगे, अब वो रिचेंज नहीं हो सकते, वो दोबारा से डिवाइड नहीं हो सकते। सो दिस इज द जेनेटिक ऑरिजिन थ्योरी, ठीक है। मतलब इन्होंने बता दिया कि सेल का जो पोटेंशियल है ना डिवीजन का वो लिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड में क्या होता है कि आप फिर कभी, फिर अगर ऐसा होता तो कभी एजिंग आती ही नहीं, कि सेल जब भी खराब होने लगते, जब वो दोबारा डिवाइड होते दोबारा से वो अपना काम करने लग जाते, दोबारा से वो नॉर्मल हो जाते। तो इसी वजह से जो है ना सेल की क्या है, लिमिटेशन है डिवीजन की। दूसरी क्या आती है, जीन म्यूटेशन। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू द accumulation of gene mutation, the capacity of self repair of DNA during its replication is lost, thus the DNA is attacked and gradually denatured by some free radicals. This results in progressively inadequately functioning cells that cause the aging. It is observed that low fat diet, aerobic low impact exercise may likely to reduce some effect of aging. देखिए जीन म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन का मतलब होता है खराबियाँ, जीन के अंदर खराबी पैदा हो जाना। देखिए जब होता है क्या है, जब भी सेल डिवाइड होता है, जब भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, सॉरी, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जो है वो खराबी आ जाती है, ठीक है, जेनेटिक मेकअप जो होता है या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाती हैं, लेकिन हमारे क्रोमोसोम्स के पास या हमारे डीएनए के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ रिपेयर करता है, रीचेक का मैकेनिज्म होता है, वो अपना डीएनए पूरा चेक करता है कि सही है कि नहीं है, उसमें कोई भी खराब पीस होता है, खराब इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसको एक्सक्लूड करता है और उसको रिपेयर कर लेता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ जो ये जीन म्यूटेशंस है ये जो ना बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि जो डीएनए का सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है,
सही है। जो सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म है जो रेप्लिकेशन के दौरान होता है वो लॉस्ट हो जाता है। जब सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो जो भी म्यूटेशंस हैं या जो भी खराबियां हैं उसको कोई निकालने वाला नहीं होगा, तो वो जमा होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा जो ना फ्रेजाइल हो जाएगा, वो अटैक हो जाएगा किसी भी फ्री रेडिकल से, किसी भी स्पीशीज से। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, आपको पता होगा फ्री रेडिकल्स फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, तो जब ये उनसे अटैक होगा तो ये डी नेचर हो जाएगा, और जाहिर सी बात है जब डी नेचर हो जाएगा सेल तो उसका फंक्शन भी लॉस हो जाएगा। तो जब फंक्शन लॉस हो जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, यही जो है एजिंग की वजह बन जाएगा। एजिंग में होता है क्या, देखिए एजिंग में हो क्या रहा है, एजिंग में यही हो रहा है कि आपके जो सेल है वो फंक्शन लेस हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर खराब हो रहा है उनका और वो फंक्शन लेस हो रहे हैं, वो डिटोरिएट हो रहे हैं इन शॉर्ट। सही है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम कुछ उससे ऑब्जर्व हुआ है कि कम फैट डाइट खाने से और एरोबिक एक्सरसाइज करने से जो कुछ इफेक्ट्स हैं एजिंग के वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। हम कहते हैं ना एक्सरसाइज करें, फिट रहें, डाइट अपनी प्रॉपर रखें, तो इस सब का जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे और आपकी जो है मेकअप के ऊपर। Okay, the next topic is regeneration, the most easiest topic of this chapter. और काफ़ी टाइम आप ये पढ़ भी चुके हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको होना चाहिए। रीजनरेशन में क्या होता है कि ये एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कि वो अपना कोई भी लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीग्रो कर ले, रिकंस्ट्रक्ट कर ले। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। It's the ability of a living organism to reconstruct its lost body part. Almost all embryo of animal have this capability. ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ जब एम्ब्रियो होता है तो उस वक्त ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर सकें। लेकिन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं, मिच्योर हो जाते हैं, तो कुछ एनिमल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी रिटेन रहती है और कुछ के अंदर ये लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इट इज हाउएवर सम एनिमल रिटेन देयर पावर आफ्टर मेच्योरिटी एंड एडल्टहुड व्हाइल अदर लॉसेस इट। कुछ के अंदर रिटेन रहती है और कुछ के अंदर लॉस हो जाती है। इट इज़ मच मोर कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। कि ज़्यादातर किसके अंदर कॉमन है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमन है, जो कि विदाउट बैकबोन होते हैं। ठीक है, उनके अंदर ज़्यादा अच्छी रिजनरेशन होती है, ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू द वर्टिब्रेट्स। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको नीचे दूंगी। जनरली स्पीकिंग सिंपलर एनिमल्स हैव ग्रेटर पावर ऑफ रिजनरेशन। यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जितना एनिमल सिंपल होगा, जितनी उसकी बॉडी सिंपल होगी, प्लेन होगी, उतना ज़्यादा उसके अंदर रिजनरेशन कैपेबिलिटी होगी। ठीक है, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितने ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितने सारे उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, कितने सारे उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, तो रिजनरेशन पावर जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। An adult hydra or starfish if chopped into many parts, each part can regenerate into a complete organism. अगर हम starfish की बात करें और hydra की बात करें तो starfish का तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर हम एडल्ट हाइड्रा को या स्टारफिश जो होती है, अगर हम उसके किसी भी आर्म को चॉप कर दें या उसको हम 5 अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट के अंदर इतनी एबिलिटी होगी कि वो अपने आप को पूरा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ग्रो कर ले। ठीक है, एक अगर मैंने आर्म को डिवाइड किया, दूसरे आर्म को डिवाइड किया, तो वो हर आर्म के अंदर ये खासियत होगी कि वो पूरी स्टारफिश जो है वो रीग्रो कर ले। इसी तरह से सेलेमेंडर्स एंड लीजर्ड कैन रीजनरेट देयर टेल्स। सेलेमेंडर्स और लीजर्ड जो होती हैं वो अपनी टेल अगर हम उनकी कट कर दें तो उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी पूरी टेल जो है दोबारा से रीग्रो कर लें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी टेल अगर बची हुई है तो वो टेल से पूरी लिजर्ड ग्रो हो जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जिस तरह से टेल कट हुई है तो टेल भी ग्रो हो रही है, तो उसी तरह से अगर हम टेल सिर्फ बच गई तो टेल से पूरी लिजर्ड रीग्रो हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो अपनी टेल को सिर्फ रीजनरेट कर सकती है। इन बर्ड्स एंड मैमल रीजनरेशन इज मोस्टली लिमिटेड टू द स्मॉल वुंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू स्कार। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे एनिमल की ह्यूमन की एग्जाम्पल दी थी मैंने आपको कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, जितने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते रहेंगे, उतनी ही रिजनरेशन पावर जो है वो कम होती जाएगी। तो यही बात इन्होंने कही कि बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर क्या होता है कि रीजनरेशन बहुत लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरा आधा मैंने बर्ड काट दिया और अगली बार जो है वो पूरा बर्ड जो है ग्रो हो गया, नहीं। क्या होता है कि बर्ड्स और मैमल्स के अंदर सिर्फ जो है वो स्कार टिश्यू तक होता है। अगर उनको कोई चोट लग जाती है या उनकी कोई स्किन वुंड हो जाता है तो उधर जो है वो न्यू टिश्यू ग्रो हो जाता है, मतलब सिर्फ एक स्कार बन सकते हैं, इतनी लिमिटेशन है।
It seems that regeneration potential is inversely related to the differentiation of the cell. Thus, the greater the differentiation among the cell of the body, the lesser will be the regeneration. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है ये मेन रीजनरेशन, देखिए रीजनरेशन सबको पता है क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, लेकिन रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी ज़्यादा सेल डिफ्रेंसिएशन हुई हुई होगी उतनी कम रीजनरेशन होगी। ये इनवर्स रिलेशन है जिसमें एक चीज़ बढ़ती है और एक कम होती है। तो एक चीज़ बढ़ क्या रही है कि रीजनरेशन पावर जो है वो कम हो रही है, जबकि डिफ्रेंसिएशन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अगर यूनिसेलुलर एनिमल की बात करें या जो है हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनकी बॉडी में वन टाइप ऑफ सेल है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये जब सारे से यूनिसेलुलर है, एक टाइप का सेल है, तो इनके अंदर कितनी ज़्यादा रीजनरेशन होगी। इसके अगर हम हायर लेवल पे भी जाएँ, स्पंजीज के ऊपर जाएँ और आगे हम अगर हम जाएँ स्टार फिश वगैरह पे जाएं, तो इनके अंदर भी रिजनरेशन एबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके अंदर कोई लिवर, कोई वेस्कुलर सिस्टम या कोई इस तरह के कोई सिस्टम्स नहीं बने हुए। और इसी से अगर हम हायर लेवल पे चले जाएं, एनिमल्स पे चले जाएं, मैमल्स पे चले जाएं, ह्यूमंस पे चले जाएं, तो इनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ज़्यादा है, सॉरी, और इनके अंदर सेल डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर है डिफ्रेंशिएशन की, तो रीजनरेशन पावर क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.